बेटा आज का अपना टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो जब भी अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करेंगे बेटे, तो दो ही गैस जो है बेसिकली अपन ट्रांसपोर्ट में देखते हैं, एक O2 और दूसरी CO2। दो ही गैस का ट्रांसपोर्टेशन अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, दैट इज ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अपने को ये मालूम है जो एल्वेलाई है, फाइनली ऑक्सीजन का, हम एयर जो है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, जितने भी इसकी कंस्टिट्यूएंट है वो सब लेकर कहाँ पहुँचेगी, एल्वेलाई, है ना। तो एल्वेलाई की वॉल के पास में एल्वेलाई जो है उसके साथ बाजू में कौन जा रही है, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के अंदर कौन है, ब्लड, है ना। जैसे अगर आपको याद हो बेटे, तो ये डायग्राम अपन ने बनाया था, ये वाला डायग्राम, है ना। ये कैपिलरीज, ये इसके अंदर आरबीसी, है ना। ये एल्वेलाई, ये एल्वेलाई, यहाँ से जो एयर आ रही है ना, इस एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जो एल्वेलर वॉल है, इस एल्वेलर वॉल से ऑक्सीजन को पिकअप करना पड़ेगा। यहाँ से ऑक्सीजन को पिकअप कौन करेगा, ब्लड। कौन पिकअप करेगा, ब्लड, क्योंकि यहाँ कौन फ्लो कर रहा है, ये पूरा है ब्लड। और ब्लड के ही कंपोनेंट है, एक तो ये आरबीसी, और दूसरा जहाँ फ्लूइड पार्ट जो है वो क्या होगा, प्लाज्मा। और इन दोनों को एक साथ मिला लें तो क्या बोलते हैं अपन, ब्लड ना, प्लाज्मा एंड आरबीसी। तो सबसे पहले जो ब्लड है वो पिक करेगा ऑक्सीजन को, कहाँ से, एल्वेलर वॉल से। तो अपन देखते हैं इधर, ब्लड पिक अप O2 फ्रॉम एल्वेलर वॉल। ब्लड जो है वो क्या करेगा, पिक करेगा किसको, O2 को। कहाँ से पिक करेगा बेटे, एल्वेलर वॉल से। अब देखो, जितना उसने पिक किया है, जितना उसने पिक किया है, उस पिक किए हुए को अगर अपन देखते हैं तो 90% ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होती है हीमोग्लोबिन से, ठीक है, ध्यान रखना। 97% ऑक्सीजन कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, है ना। अच्छा, ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगी बेटे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन जो आ रही है बाहर से, जो एयर आ रही है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो सबसे पहले आरबीसी के अंदर कौन बैठा हुआ, हीमोग्लोबिन। तो किसके साथ में कंबाइन करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ में। तो क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसीलिए बेटा ह्यूमन के अंदर अगर अपन रेस्पिरेटरी पिगमेंट की अगर बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के अंदर अपन किसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन is known as respiratory पिगमेंट, ठीक है। हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं अपन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो 97% हीमोग्लोबिन तो किसके साथ में चली गई बेटा, 97% ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन कंबाइन कर गई हीमोग्लोबिन के साथ में। अब कितनी बची, 97 चली गई तो 3, तो ओनली 3% ऑफ
ऑक्सीजन इज पिकअप बाय प्लाज्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3% जो ऑक्सीजन है बेटा वो पिकअप करेगा कौन? प्लाज्मा। और 97% ऑक्सीजन किससे कंबाइन होती है बेटे? 97% ऑक्सीजन कंबाइन होती है हीमोग्लोबिन से। ठीक है, 97% ऑक्सीजन कंबाइन हो गई हीमोग्लोबिन से, केवल 3% ऑक्सीजन कंबाइन होगी किससे बेटा? प्लाज्मा से। अब जो हीमोग्लोबिन है 97% किससे कंबाइन हो गई? हीमोग्लोबिन से। तो जब अपन हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर क्या क्या होता है? तो जैसे अपन हीमोग्लोबिन की जब भी बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन के अंदर अपने को हीम प्लस ग्लोबिन, तो अपने को इसमें 4 हीम ग्रुप मिलते हैं, है ना। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर अपने को 4 हीम ग्रुप मिलते हैं। हीम मीन्स आयरन, और आयरन किस फॉर्म में होगा? Fe2+। किसमें होगा? Fe2+। तो ईच हीमोग्लोबिन molecules carries 4 heme group having Fe2+, that is ferrous ion। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ईच हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर आयरन कौन से फॉर्म में होगा? फेरस में। और हर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने हीम ग्रुप कैरी करेगा? 4 कैरी 4 हीम ग्रुप्स। ठीक है, स्टार लगा लेना बेटा। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है ना उसके अंदर 4 हीम ग्रुप होते हैं, और उसके अंदर आयरन जो होता है ना वो किसके फॉर्म में होता है? फेरस के फॉर्म में होता है। समझ में आया? किसके फॉर्म में होगा? फेरस के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके पास में कौन बैठा हुआ है? आयरन। तो इस आयरन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ आयरन, ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जोड़ सकता है। ठीक है, किसकी मदद से? आयरन की मदद से। सो विद द हेल्प ऑफ आयरन, विथ द help of iron, a molecule of hemoglobin can combine with up to 4 molecule of ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखना बेटे ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि विद द हेल्प ऑफ आयरन, आयरन की मदद से, आयरन किस फॉर्म में है? Fe2+। आयरन किस फॉर्म में है? Fe2+। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो उसको अगर अपन लिखना चाहें बेटा इक्वेशन के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? Hb+O2 that will give HbO2। देखो मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में एरो बनाया ना बेटा, उसका मतलब ये कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन भी कर सकता है और उसको छोड़कर भी जा सकता है। ठीक है, वो अफिनिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वहाँ पे किस जो ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है, तो ये बेसिकली इसकी जो एफिनिटी होती है ना वो CO2 से ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू O2। ये थोड़ा सा है ना दोगलेपन नेचर का शो करता है। भाई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर चलता है, लेकिन जहाँ इसको CO2 मिली ये ऑक्सीजन को छोड़ना शुरू कर देता है। तो अपने को मालूम है Hb4 + 4O2 that will give Hb4O8। Hb4O8। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़ा? ऑक्सीजन। तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन।
क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन। किसको, ये हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़ा, ऑक्सीजन। तो यूनियन ऑफ Hb with oxygen is called ऑक्सीजनेशन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब बेसिकली ऑक्सीजन को कौन, किससे कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन आयरन से। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी ना वो टेम्परेरी बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी वो क्या बनेगी, टेम्परेरी बॉन्ड बनेगी। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ही कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को पिक कर रहा है, या हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस ऑक्सीजनेशन को प्रमोट करेंगे, है ना। तो सबसे पहला है कि भाई अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, मैंने आपको अभी बताया कि CO2 की कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है O2 से, लेकिन अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, हाई। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होने के लिए किसको कम होना पड़ेगा, CO2। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। दूसरा जो नॉर्मल ब्लड का pH है वो कितना होना चाहिए, 7.4, और टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो ये 4 फैक्टर हैं जो ऑक्सीजनेशन को प्रमोट करते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं देयर आर 4 factors which promote ऑक्सीजनेशन। पहला, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होना, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, लोअर concentration of CO2. Third, blood pH that is 7.4, and fourth, low temperature। ठीक है, ध्यान में रखना ये 4 फैक्टर्स हैं बेटे जो प्रमोट करते हैं किसको, ऑक्सीजनेशन को। ठीक है, कि हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ में ऑक्सीजन ही कंबाइन होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हाई पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, किसका, ऑक्सीजन का हाई पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। दूसरा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो CO2 का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, ब्लड का pH 7.4 होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर हैं जो प्रमोट करते हैं बेटा किसको, ऑक्सीजनेशन को। ठीक है, अब नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, हम तो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज HbO2। लेकिन जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा तब, है ना। तो जब भी अपन बात करते हैं कि यार ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर फाइनली हाई कितना हो सकता है, 100 mm हो सकता है या थोड़ा उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ठीक है, 100 या 100 से ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो पूरा सेचुरेटेड हो जाएगा, किससे, ऑक्सीजन से। मतलब पूरे हीमोग्लोबिन के पास जितनी भी जगह थी उसने पूरी ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। लेकिन 100% सेचुरेशन रेयर है। ठीक है, आता ही नहीं है, बहुत रेयर है। मैक्सिमम सेचुरेशन कितना होता है, 95%। कितना होता है, 95%। तो जब भी अपन सेचुरेशन की बात करेंगे तो जैसे अपन बोलते हैं कि एट हाई पार्शियल प्रेशर कितना, 100 mm ऑफ
Hg एंड अबव, है ना। हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, Hb गेट्स सेचुरेटेड विथ ऑक्सीजन, ठीक है। बट 100% saturation is rare। मतलब आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm कर दो, उससे ज़्यादा कर दो, तो अपने मालूम था कि वहाँ 104 है ना। जो एल्वेलर एयर आ रही है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना आता है, 104, है ना। तो जब भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 या 100 से ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो कम्प्लीटली सेचुरेटेड हो जाएगा। लेकिन 100% सेचुरेशन जो है बेटा वो रेयर है। मैक्सिमम सेचुरेशन कितना हो सकता है भाई, 100 भी होता है लेकिन रेयर है। तो अपन नॉर्मल अगर एवरेज लें तो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम सेचुरेशन वो होगा 90%। मैक्सिमम सेचुरेशन इज 95% तक होगा, ठीक है। अब अपने को ये मालूम है 95% तक सेचुरेशन हुआ है, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर कम होने लगा भाई, अगर ये तो अपन ने बात करा कि हाई पार्शियल प्रेशर, अब वो ऑक्सीजन हाई पार्शियल प्रेशर पे हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर गया। अब अगर पार्शियल प्रेशर डिक्लाइन करने लगा, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गेट डिक्रीज, है ना, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन कराए वो टूटने लगेगा, है ना। तो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन टू रिलीज ए पार्ट ऑफ इट्स ऑक्सीजन, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर पार्शियल प्रेशर O2 का कम हुआ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटने लगेगा और उससे ऑक्सीजन रिलीज होने लगेगी। अब अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाईएस्ट कितना था, 100 या 100 से ज़्यादा, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 30 mm ऑफ Hg होता है, कितना होता है, 30 mm ऑफ Hg, आया हुआ क्वेश्चन है 8 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑफ 30 mm ऑफ Hg, कितना है, 30 mm ऑफ Hg, तो क्या होगा, ओनली 50% saturation is achieved, केवल 50% सेचुरेशन ही होगा। और अगर और पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो ये और कम होता जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन इन दोनों के बीच का ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं इन दोनों के बीच का बेटा, अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो वो कर्व कैसा होगा बेटा, एस शेप का ग्राफ होगा, कैसा होगा, एस शेप का ग्राफ होगा। इफ़ वी, अगर अपन ने यहाँ पे इन दोनों का ग्राफ बनाया, ठीक है, किस किस के बीच का ग्राफ बनाया, अगर अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो एक पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अगर अपन यहाँ लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर अगर अपन ने इस एक्सिस पे लिया कि भाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन लिया, क्या लिया, परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन, ठीक है, दो चीज़ ले ली अपन ने, पार्शियल प्रेशर और परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन। और इन दोनों का अगर ग्राफ बेटा अगर अपन ने प्लॉट किया तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये सिग्मोइड हो जाता है, क्या हो जाता है, सिग्मोइड हो जाता है।
ठीक है। तो जब भी अपन ये ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ क्या होगा बेटा, सिग्मोइड नेचर का होगा। ग्राफ कैसा होगा, सिग्मोइड नेचर का होगा, एस शेप का ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है। तो अगर अपन ये देखते हैं कि जो एस शेप का ग्राफ आ रहा है, ठीक है, शेप कैसा हो जाएगा बेटा, एस। अब देखो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व जो है वो राइट में भी जाएगा और लेफ्ट में भी जाएगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये कर्व या तो इधर आ सकता है, ठीक है, या ये कर्व इधर चला जाएगा। ठीक है। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्राफ या तो इधर आएगा या ग्राफ क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो ये कब राइट में जाएगा, ठीक है, कब ये सेचुरेशन का परसेंटेज जो है वो कम होगा, जब ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, CO2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, है ना। आपने 4 फैक्टर यहाँ लिखे थे, देखो यहाँ पे 4 फैक्टर लिखे थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ब्लड का pH और लो टेम्परेचर। अगर इन चारों फैक्टर को अपन उस कर्व पे लगाते हैं ये 4 फैक्टर है ना, ये चारों फैक्टर अगर अपन इस ग्राफ पे लगाते हैं कि यहाँ पर नॉर्मली लो टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, दूसरा ब्लड का pH कितना था 7.4, लेकिन pH क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जितना जितना H+ बढ़ता जाएगा उतना एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, जितना जितना H+ बढ़ेगा उतना एसिडिक नेचर बढ़ेगा। एसिडिक नेचर अगर बढ़ेगा तो जो pH 7.4 था उससे नीचे आ जाएगा, है ना, 6.9 7.2 pH नीचे आ जाएगा। तो जब ब्लड का pH कम होगा, pH कम होने का रीज़न क्या हो रहा है, H+ आयन। कौन है बेटा, H+ आयन। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 चेंज हो जा रहे हैं, जो pH है वो कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ H+ आयन। क्योंकि जितना ज़्यादा H+ होगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा, और हमारा ब्लड का नेचर कैसा है, अल्कलाइन 7.4, है ना। लेकिन H+ आयन बढ़ने के कारण pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब pH कम क्यों हो रहा है, H+ आयन क्यों बढ़ रहा है, भाई ये भी तो होना चाहिए कि भाई H+ आयन क्यों बढ़ रहा है। तो जब भी पार्शियल प्रेशर O2 का कम होगा, क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर O2 का कम होगा, जब भी हमारे पास जो ऑक्सीजन आ रही है उसका प्रेशर अगर कम होगा तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ जाएगा। CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और CO2 के कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब 3 चीज़ हो गई, pH कम हो गया, क्यों, क्योंकि H+ आयन बढ़ गया। अब H+ आयन क्यों बढ़ा, क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया। CO2 का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया। और H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण, CO2 बढ़ने के कारण टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जोड़ने के लिए जो 4 फैक्टर थे, अगर वो चारों फैक्टर बेटा रिवर्स हो गए, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो रही थी वो कंबाइन नहीं होगी। ठीक है। तो अगर वो कंबाइन नहीं होगी तो कर्व किधर शिफ्ट कर जाएगा, राइट साइड में। कर्व किधर शिफ्ट कर जाएगा, राइट साइड में। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो कर्व है ना ये किधर शिफ्ट कर जाएगा बेटा, ये कर्व ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पार्शियल प्रेशर है ना। तो अगर ये पार्शियल प्रेशर कम हुआ, अगर आप देखेंगे तो ये पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे सेचुरेशन का परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। अगर पार्शियल प्रेशर ही कम हो गया तो सेचुरेशन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये जो कर्व है ये कर्व किधर आ जाएगा, इधर नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ता गया है ना, तो परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये कर्व जो है, क्योंकि भाई से पहले अपन पार्शियल प्रेशर का अपन ने बनाया और परसेंटेज से जो एस शेप का नॉर्मल बनता है, लेकिन अगर ये सारे फैक्टर जो ऑक्सीजनेशन को फेवर कर रहे थे ये रिवर्स अगर हो गए तो ये कर्व किधर शिफ्ट होने लगेगा, ये राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, ये कर्व किधर चला जाएगा, राइट डायरेक्शन में। तो कर्व जो है वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट क्यों होगा, ये 4 फैक्टर हैं। ठीक है, इन चारों फैक्टर के कारण क्या होगा कि जो कर्व है वो किधर शिफ्ट करेगा, दैट इज इन चारों फैक्टर के कारण अपन ऐसा लिखते हैं,
बिकॉज ऑफ चेंज इन above factor oxygen hemoglobin curve shift to right। ठीक है, समझ में आया? ये 4 के कारण। 4 में क्या है? पीएच कम होना, पार्शियल प्रेशर O2 का कम होना, तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाना और टेम्परेचर बढ़ जाना। इनके कारण जो कर्व है वो कर्व बेटा नॉर्मली कैसा था? वो कर्व नॉर्मली एस शेप का था। वो एस शेप से क्या हो जाएगा? शिफ्ट करके इधर आ जाएगा राइट साइड में। ठीक है, सेचुरेशन का परसेंटेज कम हो जाएगा। ये क्या है? परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन। और ये क्या है बेटे? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर पे अपन बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर अगर कम होता जाएगा तो सेचुरेशन, ये ग्राफ जो है ये किधर शिफ्ट कर जाएगा? राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। समझ में आया? अब अगर अपन देखें कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है, जब अपन बात करते हैं कि यार 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन टू बाइंड विथ ऑक्सीजन इज 1.34 ml। ठीक है, 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करेगा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना, एक नॉर्मल अडल्ट मेल के अंदर, अगर एक नॉर्मल अडल्ट मेल की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो अडल्ट के अंदर क्या होगा? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितना होता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो इन adult normally HB is 15 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, मतलब जो हीमोग्लोबिन है ना, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर अगर अपन देखते हैं ना तो हीमोग्लोबिन का लेवल 15 होता है। ठीक है, तो 14 से 16 मेल के अंदर माना जाता है और 12 से 14 जो है बेटा फीमेल के अंदर माना जाता है। तब एक अडल्ट का जब अपन एवरेज निकालते हैं तो एवरेज के अंदर कितना निकलेगा? 15 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, और 1 ml कितना के 1 ग्राम कितना कैरी करेगा? 1.34 ml। तो अगर अपन 100 ml ब्लड में देखें, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन कैरीड बाय 100 ml ऑफ ब्लड, तो अगर अपन देखते हैं वैल्यू ऑफ O2 carried by 100 ml of blood will be 20 ml 19.4। कैसे आया देखो, वैल्यू ऑफ O2 कैरीड बाय 100 ml ऑफ ब्लड। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है? 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। तो 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है बेटा? 15 ग्राम। कितना है? 15 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम कैरी कर रहा है 1.34 ml, देन 15 ग्राम कैरीज क्या होगा? 1.34 इंटू 15 ना, कितना होगा? 1.34 इंटू 15। अपन इसको यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये 22, ये 7,
और ये 6, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ आ गया 3, यहाँ पे आ गया बेटा 1, 0 1, यहाँ पे अगर अपन निकालेंगे तो 0 और ये हो गया 2, है ना, 20.10। ठीक है, कितना हो जाएगा 20.10, वो आप कर लेना इसके अंदर नॉर्मली वैल्यू ध्यान रखिए। अब अगर ये 14 ग्राम हो गया बेटा, कितना हो गया 14 ग्राम हो गया, है ना, तो 14 ग्राम के हिसाब से कितना निकल के आ जाएगा 19.4 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है वो 19.6 के आसपास आ जाएगा। तो वैल्यू जो है वो अप एंड डाउन थोड़ी सी होती रहेगी, वो डिपेंड करेगा कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। लेकिन अगर भी क्वेश्चन सोल्व करने को आता है तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि जो वैल्यू है ऑक्सीजन की जो कैरी करेगा 100 ml ऑफ ब्लड, वो कितनी होना चाहिए। या तो ऑप्शन में 20 ml होगा बेटा, और 20 ml अगर नहीं होगा तो 19.4 या 19.6 उस पर आपको मिलेगा एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, या तो 19.4 होगा या 19.6 उसके अंदर लिखा हुआ होगा। ठीक है, वो आप ध्यान रखिएगा। तो आप आसानी से, क्योंकि वो 19.4 अगर आपने यहाँ पे 14 रखा तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4 4 जा 16, 6 आ जाएगा, तो 19.6 के आसपास उसकी कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बस इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो और 100 ml ब्लड की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितना होता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। ठीक, अब देखिए जो वीनस ब्लड है, वीनस ब्लड की अगर अपन बात करते हैं कि भाई जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नॉर्मली 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन बेटे, वीनस ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। अब डीऑक्सीजनेट का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन उतनी ऑक्सीजन नहीं है कि टिश्यू या सेल को वो सप्लाई कर पाए, उसके पास में ऑक्सीजन तो रहेगी। तो जो वीनस ब्लड होता है उस वीनस ब्लड की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर कितनी अपने को ऑक्सीजन मिलेगी 14.4 ml। कितनी मिलेगी बेटा 14.4 ml O2 मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि यार वीनस ब्लड के पास तो 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन है, कितनी है 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन है, और जो नॉर्मल ब्लड है उसके पास में कितनी है बेटा 19.4। तो नॉर्मली दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो यही 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू को सप्लाई होती है। समझ में आया बेटा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 19.4 दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 19.4, है ना। तो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर था, लेकिन जैसे वीनस ब्लड के अंदर आएंगे तो ये क्या हो जाता है बेटा 14.4। तो अगर हम बात करते हैं कि कॉमनली 100 ml of blood make only 5 ml of oxygen, 5 ml of oxygen available to the tissue। क्योंकि 19.4 माइनस 14.4, क्योंकि 14.4 तो वापस जा रही है डीऑक्सीजन ब्लड के अंदर हार्ट के पास में, और हार्ट से लंग्स के पास में जाने वाली है। तो 19.4 ml आई थी ब्लड में, और उसमें से 14.4 जो है वापस जा रही है, तो बची कितनी 5 ml। मतलब जो टिश्यू यूज़ करेगा भाई, जैसे अपन बोल रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के अंदर जो हीमोग्लोबिन लंग्स के यहाँ से जो ऑक्सीजन को पकड़ कर लेके आया था वो कितनी लेकर आया था 19.4 ml। अब इसमें से 14.4 ml तो वापस जा रही है किस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो यहाँ पे बचेगी केवल कितनी 5 ml। मतलब टिश्यू के पास जो पहुँचेगी वो कितनी होगी केवल अवेलेबल 5 ml।
ठीक है। ये 5 ml ऑक्सीजन ही होती है बेटा जो टिश्यू के लिए अवेलेबल होती है। समझ में आया बेटा? इतना समझ में आया? अब अगर मान लेते हैं जो टिश्यू है और टिश्यू के वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है, टेम्परेचर हाई है, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब जो ऑक्सीजनेशन को जो प्रमोट करने वाले फैक्टर थे ना वो सारे के सारे फैक्टर क्या हैं? रिवर्स। तो इसके कारण ऑक्सीजन की जो अफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होने की वो क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो वहाँ से कुछ ऑक्सीजन जो है वो फ्री हो जाएगी और फ्री होके कहाँ जाएगी? वो टिश्यू के अंदर जाएगी। और उसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं बेटा? बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट। देखिए क्या बात कर रहे हैं अपन ये बोल रहे हैं कि यार जो टिश्यू है ना, अगर अपन बात करें इन टिश्यू, टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ सेल, है ना। टिश्यू के पास ऑक्सीजन क्यों जा रही है? क्योंकि उसके खुद के पास ऑक्सीजन कम है ना, क्योंकि कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करेगी। तो अगर अपन टिश्यू की बात करते हैं तो देयर इज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। O2 का प्रेशर कम है बेचारे के पास में, O2 कम है तो डेफिनेटली CO2 ज़्यादा होगा उसके पास में, है ना। दूसरा क्या होगा उसके पास में? अगर O2 कम है तो दूसरा क्या होगा बेटा? उसके पास पार्शियल प्रेशर O2 का अगर कम है तो क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होगा। ये अपन बात कर रहे हैं टिश्यू की। किसकी बात कर रहे हैं? टिश्यू की। टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है बेटा वो कम होगा, CO2 का कंसंट्रेशन है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, और H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, है ना। H+ आयन का कंसंट्रेशन भी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। इसके कारण टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। H+ आयन का कंसंट्रेशन है ना, तो इसके कारण क्या हो जाएगा? टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, हाई टेम्परेचर। इन सब के कारण टिश्यू के पास में ऑक्सीजन जो है वो क्या है? कम है ना। देखो टिश्यू के पास में अगर अपन देखें तो पार्शियल प्रेशर O2 का कम है, कंसंट्रेशन CO2 का ज़्यादा है, H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर भी क्या है? हाई है। तो इन सब फैक्टर के कारण जो हीमोग्लोबिन है, इन सब फैक्टर के कारण जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। इन सब फैक्टर के कारण हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ऑक्सीजन से कम हो जाएगी, क्योंकि ये सारे फैक्टर अगर रिवर्स में होते हैं तो वो फेवर करता है किसको? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ने को। लेकिन अभी ऑक्सीजनेशन की अपोजिट सारी कंडीशन है ना। तो इसके कारण यहाँ से क्या हो जाएगा? जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर आया वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। अब जो फ्री ऑक्सीजन जो छूटेगी वो डिफ्यूज़ हो जाएगी किसके अंदर? टिश्यू के अंदर। देखो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं बेटे? ये सारी चीज़ें देखो, ये टिश्यू है, टिश्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, ये सेल्स का कलेक्शन है। यहाँ पर ये चारों फैक्टर पड़े हुए हैं, अप्लाई हो रहे हैं। और यहाँ से कौन जा रही है? ये जो कैपिलरीज है इसके अंदर कौन जा रहा है? HbO2, है ना। अब ये जो HbO2 ये ब्लड जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पे इंटरस्टिशियस फ्लूइड आ गया बीच में, ये जो डॉट लगाई मैंने ये सब यहाँ पे क्या? इंटरस्टिशियस फ्लूइड। यहाँ क्या हो गया? सेल्स, ये पूरा का पूरा टिश्यू। तो जैसे ही ये चारों फैक्टर यहाँ पर होंगे इसके कारण यहाँ पे जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ में उसका पार्शियल प्रेशर तो हाई है, यहाँ पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो ये डिफ्यूज़ होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये अंदर की तरफ आने लगेगा। तो ये अंदर की तरफ कब आएगा? कि जब हीमोग्लोबिन इसको छोड़ेगा। हीमोग्लोबिन के साथ तो जुड़ी हुई है क्योंकि उसको तो फेवर कर रहे थे, इसके अपोजिट वाले फैक्टर जो है वो उसको फेवर कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हो गया बेटा कि ये सारे फैक्टर जो अपोजिट वाले हैं ये इस हीमोग्लोबिन के साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है ना उसको छुड़ा लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर ये चारों फैक्टर की अगर अपन बात कर रहे हैं कि इन चारों फैक्टर के कारण क्या होगा, तो दिस फैक्टर रेड्यूस, क्या करेगा ये? रेड्यूस द एफिनिटी ऑफ hemoglobin for
ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया। एज ए रिजल्ट some part of oxyhemoglobin dissociate and O2 is free। ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा बेटा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा और O2 क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब जो O2 फ्री हो गया है ना भाई, वहाँ जो ब्लड जा रहा था उसमें ऑक्सीजन फ्री हो गया, तो वो किस में हो जाएगा फिर, नाउ दिस फ्रीड ऑक्सीजन, now this freed oxygen diffuse into the टिश्यू। ठीक है, और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट। द phenomenon is called बोहर्स इफेक्ट। ठीक है बेटे, तो बोहर इफेक्ट की अगर अपन बात करते हैं, बोहर इफेक्ट क्या होता है, तो बोहर इफेक्ट तब परफॉर्म होता है जब ऑक्सीजनेशन को फेवर करने वाले जितने भी फैक्टर हैं, अगर वो सारे के सारे फैक्टर अगर बेटा रिवर्स हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो है उससे ऑक्सीजन फ्री हो जाती है और वो फ्री होकर टिश्यू के पास डिफ्यूज़ हो जाती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोहर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, बोहर नाम के साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था, तो इसका नाम ही वैसा रखा हुआ है, बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर अपन फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड की बात करते हैं, मतलब माँ और बच्चे के अंदर, जो बेबी मदर वूम के अंदर है, ठीक है, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डबल बोहर इफेक्ट। क्या देखने को मिलता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डबल बोहर इफेक्ट seen in maternal and fetal ब्लड। क्योंकि एक प्रोसेस तो मदर के यहाँ पे, और फिर वही मदर से जो ब्लड है वो किसके पास ट्रांसफर हो रहा है, बेबी के पास, क्योंकि बेबी उसी में से सारी चीज़ें ऑक्सीजन खींचने वाला है, तो एक बोहर इफेक्ट वहाँ पे होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं डबल बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, डबल बोहर इफेक्ट बेटा उसको बोलते हैं। अब टिश्यू के पास ऑक्सीजन जाती कितनी है, 5 ml। कितनी जाएगी, 5 ml। लेकिन जब हम एक्सरसाइज वगैरह परफॉर्म करते हैं, कोई स्टर्नस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो मसल्स को क्या चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन। ठीक है, तो मसल्स को जब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन जो है वो सडनली क्या हो रही है, कम हो रही है, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर कम होने लगेगा तो क्या होने लगेगा बेटा, क्रैम्प आना लगेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड के अंदर होता है। इस टाइप से ऑक्सीजन जो है वो हमारे अंदर क्या होती है बेटा, ट्रांसपोर्ट होती है। इतना समझ में आया। ठीक है, अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कि हमारे अंदर जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस टाइप से होता है। तो अगले हेडिंग आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करते हैं कि हमारे अंदर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो हमारे अंदर CO2 बनता कहाँ पे है, टिश्यू के अंदर, जब सेल रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि सेल के पास में ग्लूकोज स्टोर है, बाहर से ऑक्सीजन आई है, वो ऑक्सीजन क्या करेगी, उसका ऑक्सीडेशन करेगी तो CO2 बनेगा, है ना। फिर वो CO2 जो सेल के अंदर बना है वो कहाँ पर आएगा, इंटरस्टिशियस फ्लूइड में आएगा। फिर इंटरस्टिशियस फ्लूइड से कहाँ पे मूव करेगा, वो ब्लड में मूव करेगा। और जब वो ब्लड में मूव करेगा तो ब्लड में 3 तरीके से मूव कर सकता है। ठीक है, अगर अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करते हैं बेटा, तो जैसे ये
एक टिश्यू है, ये टिश्यू है, ये सेल है। इस सेल के अंदर क्या है, C6H12O6। यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ये क्या था बेटा, कैपिलरीज। ठीक है, इस कैपिलरीज के अंदर क्या है, ये आरबीसीज और प्लाज्मा। तो इसमें ब्लड क्या हो रहा है बेटा, फ्लो हो रहा है। इसमें ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और ये क्या है बेटा, इन दोनों के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना। तो यहाँ पे अपन ने अभी बोहर इफेक्ट में क्या देखा कि यार यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इधर एंटर करेगी, डिफ्यूज करेगी। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे क्या करेगी, डिफ्यूज करेगी। तो यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, ग्लूकोज। इसके साथ में कौन कंबाइन होगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। तो अब यहाँ पे जो CO2 जनरेट हुआ, यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, CO2। तो ये CO2 जो है किधर मूव करेगा, पहले इंटरस्टिशियस फ्लूइड में जाएगा। सेल से ये CO2 किधर जाएगा बेटा, इंटरस्टिशियस फ्लूइड में जाएगा। और इंटरस्टिशियस फ्लूइड से कहाँ जाएगा, ये ब्लड के अंदर जाएगा। ये जो CO2 है, जो CO2 आप देख रहे हैं, ये CO2 जो सेल के अंदर जनरेट हुआ, ये यहाँ से इंटरस्टिशियस फ्लूइड में जाएगा और इंटरस्टिशियस फ्लूइड से कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा। तो जब ये CO2 ब्लड के अंदर जाएगा तो क्या ये प्लाज्मा से मिक्स होगा, क्या ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होगा, क्या कैसे ये मूव करेगा। तो जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 की बात करते हैं तो जो CO2 जनरेट हुआ सेल के अंदर, वो CO2 पहले इंटरस्टिशियस फ्लूइड में जाएगा, फिर वो इंटरस्टिशियस फ्लूइड से ब्लड के अंदर एंटर करेगा और ब्लड के अंदर 3 फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट